मैं 4 या 5 बिंदुओं में हर संस्था को बताने की कोशिश करूंगा, उनका गठन, उनका इतिहास, उनका नारा, जैसे हमने सैन्य बलों के संदर्भ में किया है, और कोशिश करते हैं कि पुराने से नए की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहली संस्था जिस पर हमको चर्चा करनी है उसका नाम है असम राइफल्स। राइफल्स के बारे में याद रखिए, 1833 में हुआ था। याद रखिएगा, ये है, पहला है गठन और इतिहास, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है नारा, ठीक है, चौथा चीज इसका कार्य, और पांचवा इसके बारे में विशेष कुछ है। मैं इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा हर संस्था के बारे में, ठीक है। तो अब असम राइफल्स के संदर्भ में गठन की बात करें तो 1833 में इसका गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य बनाया गया था हमारे चाय बागानों की रक्षा करना, जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो मूल उद्देश्य तो ये बताया गया था कि ये चाय बागान, और उसके अलावा असम के वाइल्ड लाइफ, इसलिए असम, क्योंकि वहाँ तस्करी बहुत होती थी, इसकी रक्षा के लिए इसको लाया गया था। वीरता, प्रतिष्ठा और त्याग, ये नारा इनके साथ जुड़ा। और यदि हम वर्तमान में असम राइफल के कार्यों के बारे में बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अब वन बॉर्डर वन फोर्स का सिद्धांत लागू हो चुका है। तो असम राइफल्स इस समय जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम करती है। ये म्यांमार यानी बर्मा बॉर्डर की सुरक्षा के लिए मूल रूप से तैनात है, ठीक है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश यानी तिब्बत से सीमा की सुरक्षा के लिए भी जुड़ी हुई है। सिविक एक्शन प्लान को करना, सड़कों को बनाना, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करना, लोगों का विश्वास जीतना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये बर्मा की सुरक्षा, और इसे पूर्वोत्तर का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड टू नॉर्थ ईस्ट, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जो विशेष है उनमें 3-4 बातें और बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, ये ओल्डेस्ट है, यानी ये सबसे पुरानी एजेंसी में से एक है, ठीक है। 46 बटालियन में लगभग 66,000 लोग, ये संख्या पर आप कभी भी विवाद हो सकता है, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। 46 बटालियन में 66,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसकी सबसे यूनिक बात है इस पर ड्यूअल कंट्रोल। ड्यूअल कंट्रोल का मतलब है यानी 2 मंत्रालय इस पर नियंत्रण करते हैं या इसे संचालित करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री। कंट्रोल डिफेंस का है और वो होम मिनिस्ट्री का है। और इसीलिए असम राइफल और आईटीबीपी के विलय का प्रस्ताव अभी लाया गया है, जिसे मैंने कहा कि असम राइफल्स के अधिकारी इससे खुश नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया है कि असम राइफल्स में डिफेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो असम राइफल्स को होम मिनिस्ट्री को दे दिया जाए, आईटीबीपी में मिला दिया जाए। सेना असम राइफल्स को आईटीबीपी के अंदर ले जाने के लिए सहमत है, लेकिन असम राइफल्स के जवान इसके साथ बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उनको सैनिक के तौर पर मिलने वाली कुछ सुविधाएं उनसे छीन ली जाएंगी। तो भविष्य में ये विलय होता है या नहीं होता है? विलय इसलिए होगा ताकि दोहरा नियंत्रण ना हो, विलय इसलिए होगा ताकि वन बॉर्डर वन फोर्स का सिद्धांत लागू हो सके, विलय इसलिए होगा ताकि दोहरी पहचान से मुक्ति मिले, लेकिन और चीनी सीमा में सतर्कता बढ़े। लेकिन जब तक सहमति नहीं मिल जाती, इस विलय को हम प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हुई आपके असम राइफल्स के बारे में, ठीक। इसके बाद दूसरी संस्था जिस पर चर्चा कर सकते हैं या जिसके नाम पर बात हो सकती है वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939 में प्रदेश जो है उसके नीमच रीजन में गठन किया गया, और इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उस समय जो नाम था वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स कहा गया, यानी साम्राज्ञी की प्रतिनिधि पुलिस फोर्स। यहां सीआर का मतलब था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब था कि इनका उद्देश्य फ्रीडम फाइटर्स को, रेवोल्यूशनरिस्ट को, स्वतंत्रता संग्रामियों को, क्रांतिकारियों को, और विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा उस समय देशी रियासतों में जो विद्रोही मिलते थे, प्रजामंडल आंदोलन चलता था, तो रियासतों के विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया। रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स जो थी उसका नाम 1949 में बदलकर सीआरपीएफ एक्ट से क्या बदल दिया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गठन और उद्देश्य आपने जाना, इसका नारा सेवा और निष्ठा का है।
और यदि आप इसके कार्यों पर चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा वो सीआरपीएफ के जवान ही हैं जो भारत में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मूल कार्य से जुड़ते हैं, चाहे भीड़ को डिस्बर्स करना हो, चाहे दंगे को रोकना हो, चाहे धार्मिक आयोजनों को रूप देना हो, चाहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना हो, प्रोटेक्टिंग, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ जो अलग अलग वाद होते हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ठीक है, संप्रदायवाद, इनको रोकने की कोशिश करना हो, ये सारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्य करते हैं। इसके अलावा इन्हीं जवानों को शांति मिशनों पर भी भेजा गया है, इन्हीं जवानों से डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का कार्य भी करवाया जाता है। तो मल्टीटास्किंग है ये, और भारत में सीआरपीएफ की ढेर सारी बटालियंस के साथ काम किया जाता है। तो विशेष के तौर पर यदि हम चर्चा करें कि भाई ऐसा क्या विशेष है सीआरपीएफ में, तो आप कहिएगा कि सीआरपीएफ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 246 बटालियन के साथ भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल है, या केंद्रीय पुलिस बल है, अर्धसैन्य बल है, जो बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें बटालियन आते हैं, एनडीआरएफ बटालियन आते हैं, कोबरा बटालियन आते हैं। तो आप बताइएगा कि भारत में पहला महिला बटालियन इन्हीं का था। कोबरा बटालियन जिसे नक्सलवाद से लड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक, कमांडो ऑपरेशन गुरिल्ला वॉर के लिए, तो कोबरा इन्हीं से जुड़ा हुआ था। 1992 में हमारे यहाँ जो रैपिड एक्शन फोर्स को लाया गया था, जो बम विस्फोट वगैरह से लड़ाई के लिए बात करते हैं, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, रैपिड एक्शन फोर्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पहला यूनाइटेड नेशन पीस मिशन पैरामिलिट्री फोर्सेस में यदि कोई गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र शांति प्रस्ताव के लिए भी यदि कोई गया था, तो वो भी यही। इसके अलावा याद रखिएगा स्पेशल ड्यूटी ग्रुप नाम का एक समूह इसी के अंतर्गत आता है, जो एसपीजी के साथ वीआईपी सुरक्षा से जुड़ता है। और पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप भी एक आता है, संसद ड्यूटी ग्रुप, जो संसद की सुरक्षा से जुड़ता है। तो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप एसपीजी संरक्षित जगहों पर सुरक्षा देता है, और पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जो है वो पार्लियामेंट्री भवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सारे काम आप सीआरपीएफ से जोड़कर बता सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या कहेंगे, केंद्रीय पुलिस बल है। याद रखिएगा असम राइफल और सीआरएस आइडेंटिटी को भी रखते हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है, ये आज़ादी के पहले से विद्यमान है। तो हम तीसरी संस्था पर बात करते हैं, और उस तीसरी संस्था का नाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत ही वो जुड़ेगी, और उसका नाम है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1957 में रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक्ट या रेलवे सुरक्षा अधिनियम आया था। तो 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया, और इसे पहले जो नाम दिया गया था वो है रेलवे सिक्योरिटी फोर्स। फिर 1965 में इसका नाम बदलकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किया गया, और इसकी लीगल शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। घोषित उद्देश्य जो था वो था रेलवे और उसकी परिसंपत्ति की रक्षा करना, यानी रेलवे एसेट्स की रक्षा करना, और दूसरा यात्रियों की सुरक्षा करना, यात्रियों और उसके सामान की सुरक्षा करना, ठीक है। जो नारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जनरली दिया, वो दिया प्रहरी और निगहबान, यानी हम आपके प्रहरी और निगहबान हैं, नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। और इनके कार्यों को यदि हम वन बाय वन बताएं तो हम यही कहेंगे कि ये रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करती हैं, ये रेल यात्रियों की सुरक्षा करती हैं, ये असामाजिक तत्वों से रेलवे को रोकने या बचाने का प्रयास करती हैं, ये रेलवे की जो असेट्स देश भर में फैली हुई हैं उन्हें अतिक्रमण से बचाने का काम करती हैं, ये सब बता दीजिएगा। जो विशेष बात आपको इसके बारे में याद रखना है वो ये है कि आरपीएफ जीआरपी से अलग है। जनरल रेलवे पुलिस ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है, जबकि ये रेलवे मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई संस्था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के संदर्भ में बात की जाती है। पालित रेलवे के अंतर्गत जो काम कर रहा है वो ये है, और स्थापित रेलवे के अंतर्गत जो काम कर रहा है वो ये है। इसलिए ट्रेन में जो सुरक्षा दे रहा है वो आरपीएफ है, और प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर जो सुरक्षा दे रहा है वो ये है। संपत्ति और यात्री की सुरक्षा ये कर रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं वगैरह की जिम्मेदारी इनको दी गई है
और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इनके बीच कई बार ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाता है। अब मान लो ट्रेन वहां खड़ी हुई है स्टेशन पर, और वहां पर ट्रेन के अंदर जाकर यदि किसी ने लूटमार की तो वो सीजीआरपी में आएगा या फिर आरपीएफ में आएगा, इसी में दोनों आपस में वाद विवाद में चले जाएंगे। और मान लो किसी समय ट्रेन में कोई दुर्घटना हुई, जब ट्रेन के 2 डिब्बे स्टेशन के अंदर मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश किए थे, 8 बाहर थे, तब क्या होगा? तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है, ये बताइएगा। दूसरी बात बताइएगा कि अभी अभी हमने आरपीएफ के मॉडर्नाइजेशन के लिए बात की, और आरपीएफ के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोरस कमांडोज को लाया गया है। ये अलग से प्रश्न हो सकता है, कोरस कमांडो क्या है? कोरस कमांडो का फुल फॉर्म है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी, बस इतना याद रखिएगा। ये कोरस कमांडोज रेलवे को विघटनकारी शक्तियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, दंगाई हैं, ये सब अब रेलवे के माध्यम से देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे गोधरा में जो दंगे वाली बात की जाती है गुजरात में, तो उसके पहले वो इंसिडेंट था गोधरा वाला जहां पर ट्रेन में आग लगी थी। तो ये जो कोरस कमांडोज हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे का प्रयोग देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया जा सके। बम विस्फोट हो सकते हैं, तो इनसे रक्षा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि रेलवे की भारत में कई परियोजनाएं चल रही हैं जो अरबों रुपए की हैं। रेल मेट्रो से जुड़ी हो, जम्मू कश्मीर का रेलवे हो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट्स हो। अब यहाँ पर यदि विघटनकारी ताकतें आती हैं, लूटमार होती है, तो नुकसान होगा। तो रेलवे प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए और रेलवे को डिस्ट्रक्टिव एंटी नेशनल से बचाने के लिए जो कमांडोज तैनात किए जा रहे हैं उन्हें कोरस कमांडोज कहा गया है। ये कोरस कमांडोज 30 से 35 साल के स्वस्थ कमांडोज चुने जाएंगे। इन्हें आरपीएफ या आरपीएसएफ से ही चुना जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स से ही चुना जाएगा। और इन्हें नॉर्थ ईस्ट में, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में, उन जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां रेलवे के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। तो रेलवे के विशेष में आप कोरस कमांडोज की चर्चा कर सकते हैं। अगले 2 बलों पर हम चर्चा करेंगे, एक एसएफएफ है और एक एसएसबी है। ये दोनों चाइना वॉर से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और उसी के संदर्भ में काम करती हैं। एसएफएफ को कहते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इसे नवंबर 1962 में चाइना वॉर के दौरान बनाया गया था। उद्देश्य था तिब्बती शरणार्थियों को साथ लेकर गुरिल्ला वॉर के लिए सैनिकों को तैयार करना, यानी तिब्बती शरणार्थियों को साथ जोड़कर गुरिल्ला बल का एक गठन करना। तो कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत ये संगठन है जो इस संदर्भ में काम करता है। इसके बारे में कोई अलग से नारा तो नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये चीनी सेना पर गुपचुप अभियान चलाता था, सीक्रेट अभियान चलाता था, और सीक्रेट अभियान चलाने के कारण ही इसे 62 में बना था, इसलिए इसे नाम दिया गया एस्टैब्लिशमेंट 62। इस नाम से भी जाना जाता था, ये एस्टैब्लिशमेंट 62, स्थापना 62, इन नामों से जाना जाता था। ठीक, इसका कार्य शुरुआत में तो चाइना युद्ध के दौरान हमने कहा था सीक्रेट मिशन चलाना था, लेकिन इसके बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है ये भारत में आप ये कह सकते हैं चीन सीमा पर या चीन क्षेत्र में ये आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, खुफिया जानकारियों को एकत्र करने के लिए काम करता है, प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए काम करता है। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है चक्राता उत्तराखंड में, और चक्राता उत्तराखंड में गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, सिविक एक्शन प्लान के लिए, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ये संस्था काम कर रही है। गुरिल्ला ट्रेनिंग के लिए भी ये संस्था काम कर रही है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मेंशन में, यानी क्या कहेंगे, चर्चा में ये संस्था नहीं रहती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल को कहा जाता है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसका पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, इस नाम से इसे जाना जाता था, इसकी बात कर रहा हूँ, एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे 1963 में चीन युद्ध के बाद खड़ा किया गया। इसका उद्देश्य था चीनी सीमा पर घुसपैठ, क्योंकि चीनी घुस गए थे, हमको पता ही नहीं चला था, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो तेज नज़र है हमारी। तो चीनी सेना के द्वारा किए जाने वाले घुसपैठ, तस्करी, इन सब चीज़ों की निगरानी करने के लिए, ठीक, तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए इसे बनाया गया था। और दूसरा उद्देश्य दिया गया था सिविक एक्शन प्लान, ये शब्द याद रखना हमेशा, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का दिल जीतकर उन्हें सीमा सुरक्षा के लिए लोकल इंटेलिजेंस के तौर पर तैयार करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा
बल कर दिया गया है। तो ये जो सशस्त्र सीमा बल 2003 से जाना जाता है, और अब इसके कार्य को बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है। भारत में वन नेशन वन फोर्स का सिद्धांत है, तो एसएसबी अब चीन और नेपाल की सीमा की सुरक्षा से जुड़ी संस्था है। अभी नेपाल के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है उसमें एसएसबी के जवानों के संघर्ष की ही बातें की जाती हैं, या उन्हीं के साथ नेपाली जो सैनिक हैं उनकी लड़ाई नजर आ रही है। तो आपको याद रखना है, सजग और सचेत, इस नारे के साथ ये लोग काम करते हैं और चीन नेपाल सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाने का ये काम कर रहे हैं। 69 बटालियन लगभग 78,000 सैनिकों के साथ एसएसबी की हमारे यहाँ कार्यरत हैं। तो भारत में चीन नेपाल सीमा से जुड़ी हुई संस्था कौन सी आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे सशस्त्र सीमा बल। और सशस्त्र सीमा बल नाम कब दिया गया आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ये नाम दिया गया है 2003। अब चाइना वॉर से जुड़े एसएफएफ और एसएसबी के बाद संस्था चाइना वॉर से पैदा हुई थी जिसका नाम था आईटीबीपी, बट बॉर्डर पुलिस, और इसे भी 1963 में बनाया गया और चाइना बॉर्डर की निगरानी के लिए ही बनाया गया। इसी संदर्भ में बनाया गया था, चाइना बॉर्डर की निगरानी के लिए ही बनाया गया। ठीक है, ये वो संस्था है जो पूरे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सीमा की सुरक्षा। तो ये याद रखिएगा कि भारत में वन नेशन वन बाउंड्री के कंसेप्ट में चीनी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई। 488 किलोमीटर लंबी चीनी सीमा है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस पूरी सीमा की सुरक्षा आईटीबीपी के हवाले है। इसके अलावा सीमा पर घुसपैठ रोकना, तस्करी रोकना, डंपिंग रोकना या फिर अवैध आवाजाही को रोकना, इस सीमा पर क्या कहेंगे, संवेदनशील संस्थानों की रक्षा करना, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, सड़क निर्माण की रक्षा करना, पुलों की रक्षा करना, ये सारा काम आईटीबीपी का। आईटीबीपी के अलग अलग कमांडो यूनिट्स इस काम को करते हैं। आईटीबीपी के लोगों को कहा जाता है हिमवीर। जैसे पूर्वोत्तर का मित्र असम राइफल था तो इन्हें कहा जाता है हिमवीर। आईटीबीपी में पिछले कुछ वर्षों में डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविक एक्शन प्लान में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कश्मीर का रीजन हो, वो कश्मीर का लद्दाख का रीजन हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इवन सिक्किम का रीजन हो, इन सारी जगहों पर आईटीबीपी के जवानों ने, एडुकेशन है, हेल्थ है, लोगों को परेशानियों से निकालना है, इनमें बहुत अच्छा काम किया। उत्तराखंड त्रासदी 2013 आई थिंक, उसमें आईटीबीपी के जवानों ने बहुत प्रभावी तरीके से काम किया था। और अभी चिकित्सा अभियान, स्वच्छता अभियान, कोविड संकट के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपको ये याद रखना है। शिलोंग में आईटीबीपी का मुख्यालय है, इस बात को भी याद रखेंगे। जहां अलग मुख्यालय वैसे जनरली राजधानियों में होते हैं, जैसे चक्राता बताया था मैंने, तो शिलोंग में आईटीबीपी का मुख्यालय है जहां से आईटीबीपी संचालित होता है। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और हाल ही में ये चर्चा चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट को वन फोर्स के कमांड में लाने के लिए असम राइफल्स का मर्जर आईटीबीपी में किया जाना चाहिए। तो आईटीबीपी के विशेष के अंतर्गत आप मर्जर की बात कर सकते हैं। आईटीबीपी का नारा है शौर्य, दृढ़ता और निष्ठा। दृढ़ता और निष्ठा। और सीआरपीएफ की तरह ही आईटीबीपी भी एक बड़ी फोर्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बड़ी फोर्स के रूप में ये काम करती है। तो चीन युद्ध को कंसर्न लेकर हमने 3 अर्धसैन्य बल या अब कहें तो केंद्रीय पुलिस बल बनाए थे। एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स था, एक सशस्त्र सीमा बल था और एक इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस था। इन तीनों को आपको याद रखना है। अब इन तीनों के बाद हम अगली संस्था पर चलते हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई है और उसका नाम है बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूँ। 1833 की बात की, 1939 की बात की, 1957 की बात की, 1962 की, 2 इन संस्थाओं की बात की, फिर 1963 की बात की, और अब हम जिस पर बात कर रहे हैं उसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। और इसका गठन 65 के वॉर के बाद, पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था। 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की सीमा की सुरक्षा करता है। भाई पहले तो पाकिस्तान ही था और हमारे यहाँ वन नेशन वो वन फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो पहले पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे। तो आपसे कहेंगे कि वो सैन्य बल या अर्धसैन्य बल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उसे बीएसएफ कहा जाता है। बीएसएफ का उद्देश्य पाकिस्तान जो हॉस्टाइल कंट्री है जिसके साथ हमारे समस्याएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 1965 में किया गया था, ठीक है। अब बीएसएफ अन्य सैन्य बलों की तरह सीमा पार आतंकवाद को रोकने के साथ तस्करी को रोकना, अवैध आवाजाही को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, ये सारे काम कर रहा है।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान से जुड़ी पाकिस्तानी सीमा पर इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा भारत के कई राज्यों से जुड़ती है और वो एम्बेडेड सीमा है, मैंने बताया था, तो वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा बीएसएफ के जवान दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में भी तैनात हैं। इसकी नॉर्थ ईस्ट की जो बटालियन है उनके 2 मुख्यालय गुवाहाटी और कलकत्ता में हैं, ये याद रखिएगा। और बीएसएफ में एनडीआरएफ की भी 2 बटालियन काम करती हैं, वही गुवाहाटी और उसकी वाली। एनडीआरएफ मतलब डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो नॉर्थ ईस्ट में आपदा प्रबंधन के लिए, संकट के लिए काम करती हैं। बाकी बीएसएफ मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी बातें हमने स्मार्ट फेंस वाली आपको सीमा प्रबंधन में बताई थी, तो ये बीएसएफ से जुड़ी बात है। तो अब हम ईयर वाइज अगली एजेंसी पर चलते हैं। अगली एजेंसी का नाम है सीआईएसएफ, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, आप में से कई लोग असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के बारे में जानते होंगे और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको कमांडेंट की नौकरी मिलती है और उस नौकरी में जो टॉप करते हैं वो सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं। कारण यही है कि जो कार्यदशाएं हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, इन आईटीबीपी हो, इन जगहों पर टफ हैं। लेकिन जहाँ पर आराम से एसी कमरों में बेहतर नौकरी होती है, एयरपोर्ट में आप बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट के राजा हैं, ठीक, किसी पब्लिक एंटरप्राइज के राजा हैं, आप स्टील प्लांट के सुरक्षा इंचार्ज हैं, आप ऑयल रिफाइनरी के सुरक्षा इंचार्ज हैं। तो देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए 1969 में ये संस्था बनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस की रक्षा के लिए बनी। हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस में स्टील प्लांट्स आते थे, रिफाइनरीज आती थी, न्यूक्लियर पॉइंट वो आते थे, हवाई अड्डे आते थे। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की, सार्वजनिक क्षेत्र के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गवर्नमेंटल सेक्टर के जो पब्लिक एंटरप्राइज थे, उद्योग थे, उनकी रक्षा के लिए 1969 में बनाई गई संस्था थी। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। इसका नारा था संरक्षण और सुरक्षा, और इसने इंडस्ट्रियल यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस जहां हमारा बहुत बड़ा निवेश है उनकी सुरक्षा के लिए काम किया। अब विशेष में याद रखिएगा कि 2009 में इसके एक्ट में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई है कि अब इसका प्रयोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कोई निजी संस्थान या कोऑपरेटिव्स भी कर सकते हैं। ये लोग इनकी सहायता लेना चाहते हैं तो ये फीस पे करके, सरकार खर्चा बचाने के लिए जुड़ा, उसके लिए काम कर रही है, तो फीस पे करके सीआईएसएफ की सुरक्षा को ले सकते हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी के प्रतिष्ठान सरकारी प्रतिष्ठानों से भी बड़े हो गए हैं। एलपीजी के दौर में पब्लिक एंटरप्राइजेस से बड़े प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, जामनगर की रिफाइनरी को ले लीजिए। तो इन सब की रक्षा के लिए भी सीआईएसएफ अब काम कर सकेगी। इसके अलावा सीआईएसएफ को सरकार भी बंदरगाहों की रक्षा से जोड़ने के लिए काम कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे बड़े 300 प्लस प्रतिष्ठानों को ये अभी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके एनएसएफ से जुड़ी हुई बात हुई, नेशनल सीआईएसएफ से जुड़ी बात हुई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब हम चलते हैं 1980 के दशक। तो 80 के दशक में 2 घटनाएं, एक हुआ आतंकवाद, बम विस्फोट, ये कश्मीर से लेकर पंजाब तक घटनाएं दिखने लगी, अपहरण। और दूसरा हुआ भारत के प्रधानमंत्री की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या। और इन दोनों घटनाओं ने हमें 2 संस्थाओं को सामने लाने के लिए प्रेरित किया, ऐसा कहा जा सकता है, या 2 संस्थाओं को जन्म देने की बात इनसे जुड़ी। एक था एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और दूसरा है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 1984 में बना और उद्देश्य मैंने आपको बताया, ये विध्वंसक गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों, बम विस्फोट, अपहरण जैसी इन चीज़ों को रोकने के लिए था। तो इनके लिए केंद्रीय बल के रूप में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई। ठीक, एनएसजी के बारे में ये कहा जाता है कि ये 100% प्रतिनियुक्ति से होता है, पुलिस से लेकर अर्धसैन्य बल तक, मतलब भारत में जितने भी सैन्य बल हैं सेना के अलावा, उनमें से जवानों को लिया जा सकता है एनएसजी के लिए उनकी इफिशियंसी के बल पर, यानी राज्य पुलिस के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो विमान अपहरण की घटनाएं, आतंकवादी विस्फोट की घटनाएं, इन सब से लड़ने का काम ये करते हैं। ठीक, तो इनका उद्देश्य इन्हीं से लड़ाई वगैरह था। और एसपीजी को जो नारा दिया गया या वो था सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इस नारे के साथ गार्ड के जवान एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एक्सप्लोजन एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इन सब को रोकने के लिए काम करते हैं। अब इनसे मेन इनका वही है, विमान अपहरण, बंधकों को छुड़वाना, बम निष्क्रिय करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, के तौर पर ये बताइएगा कि एनएसजी के जवानों को ही ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आतंकवादी हमला मुंबई में जो हुआ उसके बाद
मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता में, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में एंटी टेरर विंग्स बनाए गए हैं एनएसजी के, इसको आपको याद रखना है। 2008 के मुंबई हमले के बाद इन विंग्स की स्थापना की गई। तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात की गई है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988 में बना और इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा देना। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब इसका गठन हुआ और 1990 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो फिर इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शब्द भी जोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे मुख्य समस्या यही थी कि उनके साथ जो एसपीजी सुरक्षा थी वो हटा ली गई थी। तो प्रधानमंत्री के साथ होती थी, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ नहीं थी। तो अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री दोनों की और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जो बल काम करता है उसे हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी समूह कहते हैं। ये एक मोबाइल ग्रुप है। मोबाइल का मतलब ये नहीं कि मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल मतलब प्रधानमंत्री जहां जहां जाएगा ये ग्रुप उसके साथ जाएगा। इसका नारा है शौर्य, समर्पण और सुरक्षा। ये प्रधानमंत्री परिवार और उनके परिवार की सुरक्षा को मोबाइल रूप में प्रदान करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ पर भी लोग प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर आते हैं, मतलब एसपीजी के कमांडोज, पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक कहीं से भी आ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी और दूसरी विशेष बात एसपीजी की है ब्लैक चश्मा, क्लीन शेव्ड। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुड़े हुए ये बिल्कुल फिट, क्लीन शेव्ड, ब्लैक चश्मा लगाए हुए लोग होते हैं। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है उसको छोड़ दीजिए, पर ये ब्लैक चश्मा कमांडोज हैं, ये ब्लैक कैट कमांडोज हैं एसपीजी में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये 1980s से जुड़ी जो दो संस्थाएं हैं जिन पर मैंने चर्चा की। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जिन एजेंसीज पर मूल रूप से बात की जा सकती है, आई थिंक मैंने उन सारी एजेंसीज पर बात कर ली। इसके अलावा भी कुछ एजेंसियां हैं जिनकी स्थापना बाद में की गई है या जिनके माध्यम से बाद में सुरक्षा की परिस्थितियां बनती हैं। अब हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एनआईए है, जैसे एनडीआरएफ है। हाँ, इन्हीं में एक और संस्था को भी आपको जानने की ज़रूरत है, हालांकि ये पहले बता देता तो अच्छा था। वो 78 की है, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल से संबद्ध रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्था है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ कोस्टल पुलिस होती है, यहाँ कोस्ट गार्ड होता है और यहाँ नेवी होता है। EEZ की सुरक्षा करने के लिए, हमारे मिनरल्स की सुरक्षा करने के लिए, हमारे बंदरगाहों की सुरक्षा करने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए, यानी इकोलॉजी को नुकसान रोकने के लिए, डकैतों से लड़ने के लिए 1978 में जो संस्था बनी उसका नाम था कोस्ट गार्ड या इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल। रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली ये संस्था हमारी तटीय सीमाओं की और तटीय संसाधनों की सुरक्षा का काम करती है। ये आपको याद रखना है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरह। सुरक्षा एजेंसी बोल लीजिए, सामरिक एजेंसी बोल लीजिए, जिस पर हम चर्चा करते हैं उसका नाम है एनडीआरएफ, डिजास्टर रिलीफ फोर्स। के बारे में बात की जाए तो 2001 में आपको पता होगा गुजरात में भूकंप की स्थितियां आई थी। गुजरात में भूकंप आया था, भुज में भूकंप आया था। ठीक है, 2005 में भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिस संस्था का गठन हुआ उसका नाम था एनडीआरएफ। 2001 में भूकंप आया, जिसके बाद से भारत में आपदाओं को गंभीरता से लेने की स्थिति बनी। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून आया और उसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल का निर्माण किया गया, जिस बल का उद्देश्य था चेतावनी, राहत, पुनर्वास। जब भी आपदा आती है तो 3 लेवल पर काम किया जा सकता है, एक वार्निंग दी जाए, एक रिलीफ दिया जाए और एक रिहैबिलिटेट किया जाए, ताकि आपदा के प्रभाव को घटाया जा सके। तो इस अभी आप देखते हैं रोज साइक्लोन्स की बात होती है, तो जहां एनडीआरएफ की टीम महत्वपूर्ण तौर पर काम करती हैं। तो राष्ट्र प्राकृतिक और मानव जनित, पहले तो ये प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, अकाल, भूखमरी, भूस्खलन, इसमें काम करती थी, लेकिन अब ये आतंकवाद, बम विस्फोट के बाद भी एनडीआरएफ की टीम होती है। तो आप याद रखिएगा, नेचुरल और मैन मेड वाद होते हैं, बम विस्फोट, दोनों ही दुर्घटनाओं की स्थिति में, आपदाओं के, दोनों ही आपदाओं की स्थिति में आपदाओं के प्रभाव को काम करने के लिए इसे बनाया गया है। एनडीआरएफ की टोटल 10 बटालियन है और ये सीआरपीएफ के साथ जुड़कर, ये बीएसएफ के साथ जुड़कर, यानी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की संस्थाएं हैं, ये सीआईएसएफ के साथ जुड़कर, ये आईटीबीपी के साथ जुड़कर ये काम करती है एनडीआरएफ की बटालियन। और ये आपदा प्रबंधन के लिए स्किल्ड बल है, आपदा प्रबंधन के लिए मल्टी डायमेंशनल
स्ट्रेटजी के साथ काम करता है। इसी की तर्ज पर राज्यों ने अपने एनडीआरएफ की भी स्थापना की है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये है आपका एनडीआरएफ। अब एनडीआरएफ के बाद यदि आप देखें तो भारत में एक दूसरी एजेंसी की जाती है, ईयर वाइज ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका नाम है एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी। 2008 में मुंबई पर हमला होता है और मुंबई पर आतंकवादी हमला करने के बाद ये देखा जाता है कि भारत में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो आतंकवादी हमलों, बम विस्फोटों, इनकी जांच के लिए, इनके रोकथाम के लिए काम कर सके। तो 2008 के हमले के बाद 2008 में ही एनआईए एक्ट पारित किया जाता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम पारित किया जाता है और आतंकवाद से लड़ने के लिए एजेंसी सामने आती है। यहाँ केंद्रीय वर्ड है संघीय एजेंसी। अभी तक जितनी भी एजेंसियां काम करती थी वो केंद्रीय एजेंसियां थी और उनका कार्यक्षेत्र केंद्र तक होता था। राज्य में काम करना हो तो राज्यों में अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ संघीय एजेंसी का मतलब है कि ये राज्य की अनुमति के बिना भी काम कर सकती है या राज्य की अनुमति के बिना भी देश में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर सकती है। ठीक, ये कहा गया कि ये आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रोफेशनल हैं, ये आतंकवाद से लड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार की गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार की गई हैं। हालांकि मैं एनआईए के परफॉर्मेंस पर बात करूं तो 2008 में इनके बनने के बाद भी भारत में लगातार आतंकी हमले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले कम हो गए और इसलिए एनआईए की इफिशियंसी पर बात की जाती है। तो इन सब के बावजूद ये देखा गया कि एनआईए आतंकी घटनाओं को रोकने में असफल रहा और एनआईए सेंटर स्टेट विवाद का भारत में कारण अलग बना और एनआईए पर यह भी आरोप लगे कि उसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, क्योंकि वो एनआईए जिसने समझौता एक्सप्रेस केस में यूपीए गवर्नमेंट के समय जिनको चार्जशीट किया, एनडीए गवर्नमेंट आने पर उन पर चार्जशीट वापस ले ली। उन्हीं में से एक हमारी अभी सांसद बन गई है प्रज्ञा। तो या तो एनआईए ने पहले झूठ बोला था या अभी झूठ बोला। मैं ये नहीं बोल रहा वो कब सही और कब गलत है, मैं ये कह रहा हूँ एनआईए की छवि तो इससे पॉलिटिसाइज हो ही जाती है। एनआईए के और आईबी के संबंधों को लेकर भी कोऑर्डिनेशन की समस्या पर भी बात की गई कि एनआईए हमारी गुप्तचर एजेंसियों के साथ इनलाइन होकर काम नहीं कर रहा है और ये सब बातें चली रही थी। तभी 2019 में एनआईए अमेंडमेंट एक्ट लाकर विवाद को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि एनआईए अमेंडमेंट एक्ट में पहले स्थितियां बहुत क्लियर नहीं थी कि राज्य सरकार में के दायरे में एनआईए जब काम करने जाएगा तो एनआईए को राज्यों की अनुमति कितनी और किस रूप में लेनी है। लेकिन अब 2019 में एनआईए जो बिल है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो बिल है, उसमें संशोधन के द्वारा कुछ बातों को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत कुछ अपराधों को पंजीकृत किया गया है और ये कहा गया है कि ये अपराध एनआईए के दायरे में आएंगे। इसके अलावा एनआईए की शक्तियों को बढ़ाया गया है कि वो राज्यों की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर काम कर सकता है और एनआईए से जुड़े मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट को लाने की बात भी की गई है। अब कई लोग इसे एनआईए के माध्यम से राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कह रहे हैं।